ये छेला बिहारी के लिए सबसे बुरा दौर कब आया था? वो स्टार्टिंग जैसे देखिए, मैंने जब गाने की शुरुआत की, जब मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे गाना गाना है, तो मैं चूँकि पैसे पैसे के पीछे कभी भागता है और बहुत मेहनत करता हूँ, तो मुझे मेरे कई प्रशंसक थे जो मुझे फाइनेंस करने के लिए तैयार थे। जब मेरे पिताजी को किसी ने कहा कि दूसरे से फाइनेंस लेगा, मैंने दूसरे से पैसा लेगा तो फिर कमा के उसी को देगा, तो आपको देना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम सुने दूसरे से पैसा ले रहे हो। हमने कहा जी, तो मैं पैसे देता हूँ। तो मेरे पिताजी ने 5,000 रुपया 83 में 1993 में सॉरी 83 में मुझे 5,000 रुपया दिया। अब 5,000 रुपया के लिए उस टाइम बहुत अनाज बेचना पड़ा था, अनाज, गेहूँ और मकई, और उन्होंने मुझे दिया। लेकिन वो एल्बम मार्केट में अच्छे तरीके से नहीं आ पाया क्योंकि गलत आदमी के संपर्क में चला गया, तो वो सब पैसा उसे ठग लिया। उसके बाद वो मैं घटिया सा कैसेट मिला था, उसको मैं लेके टी सीरीज में गया। टी सीरीज ने मुझे उस टाइम अश्लील गाना गाने के लिए बोल दिया। टी सीरीज ने बोला? हाँ, उसने कहा कि वो बालेश्वर जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था, तो बालेश्वर जी के स्टाइल का गाना, तो मैंने बालेश्वर जी के स्टाइल का गाना लिखा। उसके लिए थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा इसको ऐसे कर, थोड़ा ऐसे करते, थोड़ा ऐसे करते, थोड़ा थोड़ा मैं करते करते मैंने कहा कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, मुझे गवाइए चाहे मत गवाइए। तो मैं तीसरे में छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा कि देखो, आज तुम मेरे पास आए हो, कल तुम स्टार बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ तुम मेरी बात मान लो। मैंने कहा नहीं मानूंगा, मैं चला गया। मैं एक कंपनी में गया, सोनोटोन, वहाँ पर मैंने ये गीत गाया, हम है छेला बिहारी, और उससे मैं मार्केट में आ गया। मार्केट में आया तो मेरा वो गाना हम है छेला बिहारी, चूंकि इसमें मैंने मिक्स टाइप के गाने गाए थे, जैसे कि कोई समझम का बंगाली मैंने मुखड़ा गाया, अंतरा था, राह चलत जे बंगाली मिलत हमका से ए भैया चटू पूछत तुम्हें कोथाय जाछो तुम्हार बाड़ी कोथाय तुम्हार भालो नाम की हम तक कुछो न बूझे पहली, फिर भी कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी सब मैंने घुसेड़ दिया था एक ही गीत में, हरियाणवी वगैरह सब। तो उसकी वजह से मेरा पंजाब में बड़ा गाना चला। ये गाना पंजाब में ज्यादा चला। और बिहार में चूंकि मैं उन दोनों, वो अभी जो झारखंड है, मैं रांची में पढ़ाई करता था, तो रांची में बहुत चला और पंजाब में बहुत चला। तो थोड़ा तो मेरा नाम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे तीसरी ने बुलाया, तो मेरा नाम फिर तीसरी ने बुलाया, आ जाओ। मैंने कहा पिछले बार तो आप बोलते थे ये गाना पड़ेगा, अभी बोले नहीं, अब तुम जो गाएगा चलेगा। बस मैंने इतना अच्छा गाना गा दिया बिरहनिया कैसेट में, माई तोहरी ममता के छोर कहां बा, और उसमें एक गीत मैंने गाया था, चिटुकी भर से नूर खातिर भीख मंगी है भैया सुना भौजी हो, जिंदगी भर रहे हम कुंवार। दहेज प्रथा पे माता पिता के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़ा धुन सवार कि मैं अच्छे गाने गाऊंगा, तो वो कैसेट नहीं चला बिरहनिया। ये भी स्थितियां हुई। हाँ, पहले लाइट गाना गाया हल्का फुल्का, तो कैसेट हिट हो गया। दोबारा मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने गा दिए कि वो नहीं चला। गोली खाई के जवान कहे हंसी हसीना, जो बाद में मैं हिट हुआ, तो कारगिल सैले खबरिया मैंने गाया था, वो मैंने पहले गाया था अपने बिरहनिया कैसेट में। मतलब कारगिल सीमा वहां पे, बहुत पुराना गाना इसलिए बहुत धुन याद नहीं आ रहा, लेकिन गोली खाई के जवान कहे हंसी हसीना, इस तरह के गाने गाए तो लोग बहुत पसंद नहीं किया। तो उसके बाद धीरे धीरे ना मेरा वो मैंने जो एक नाम बना था, फिर उसके बाद 90 में मेरा एक कैसेट आया, केकरा सुनाई अपन कहानी, HMV में, वो बड़ा चला, खास करके रांची एरिया में, क्योंकि मैंने उसमें एक नागपुरी गीत गा दिया था। और उसमें मेरा एक गाना हिट हुआ था, धरती जले या हो गगन जले, जलेला हमरी बदनवा पिया तनी पंखा डोलावना। वो गाना बाद में उदित जी ने गाया, उदित जी ने मेरा कॉपी किया था। उदित जी ने आपके गाने को कॉपी किया, जो इस इलाके में बहुत चला, लेकिन झारखंड में मेरा गाना बहुत चला था। जो अभी झारखंड है, उस टाइम तो बिहारी था, तो वो गाना चला। उसके बाद मैंने कई कैसेट्स गाए, केकरा सुनाई अपन कहानी के बाद। ये 90 की बात मैं बता रहा हूँ, 90 से लेके 96 तक या 95 तक, 91 के बाद जब वो केकरा सुनाई अपन कहानी हुआ, तो मुझे फिर तीसरी ने बुलाया, फिर मैं तीसरे में गया, फिर फ्लॉप हो गया।
मैं टी सीरीज में जाता था तो मैं फ्लॉप हो जाता था। उसके बाद फ्लॉप होता चला गया, टी सीरीज ने गवाना बंद कर दिया, सबने गवाना बंद कर दिया। मेरे को बुरे दौर में मुझे अपनी भाषा की याद आई, यार मैं भोजपुरी गा रहा हूँ, मुझे आशातीत सफलता नहीं मिल रही। और उस टाइम मैं एक अखबार पढ़ रहा था, तो उस अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा, बड़ा हेडलाइन लिखा हुआ था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं। मैंने कहा मैं पूरा दिन पढ़ रहा था, मैं ऐसे करके पढ़ रहा था, उसके अंदर जो मैंने पढ़ा, उस टाइम मुझे क्या लगता था कि हमारी जो भाषा है, मैंने हम जो छः बोले छे ई मैंने एकरा गाँव में लोग कहे ठेठी, इसके ठेठी अपभ्रंश। तो हम लोग समझते थे कि भागलपुर मुंगेर में अंगिका है और उधर समस्तीपुर दरभंगा साइड मैथिली है, और हम दोनों का मिक्स में। लेकिन वो अखबार में जो मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान अखबार था, हिंदुस्तान अखबार में जो आर्टिकल था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले हैं, मेरे जीवन को बदल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि अगर उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम लोग अंग प्रदेश के खगड़िया अंग प्रदेश में है, पूर्णिया अंग प्रदेश में है, ये सहरसा सुपौल भी अंग प्रदेश में रखा, समस्तीपुर अंग प्रदेश में रखा। उन्होंने सिर्फ वो छोड़ा था मतलब मिथिलांचल के लिए दरभंगा, मधुबनी वगैरह को, बाकी ये सारे जो भागलपुर, लखीसराय, ये सब जमुई, देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब अंग प्रदेश के अंतर्गत 5 जिले जो बाद में झारखंड में चले। मैंने कहा इतना बड़ा क्षेत्र है तो मुझे अंगिका में गाना चाहिए, और मैंने अंगिका की प्लानिंग शुरू की। अभी मैंने आपके पहले बोला कि 1.5 साल में मैंने प्यार का बुखार किया था, तो 1.5 वर्षों में मैंने उसके गाने लिखे कैसे? मैं राइटर के पास जाता था, मैं बोलता था कुछ सुनाइए। अब किसी से कोई सूरदास भागलपुर में एक राइटर थे, बड़ा नाम मैंने सुना था, मैं गया, मैंने कहा कुछ सुनाइए, तो आन चमक गे दैया सकला गछिया हो सकला। मुझे यार ये गाना कौन सुनेगा, सकल गछिया, तो कैसा चाहिए आपको? तो हम उनको बोलते थे ऐसा लिखिए ना कि मांगने रहिए गोर गोर मिल गले कर की, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़की। लड़की बोले मांगने रहिए मोट सोट मिल गले पतर का, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़का। अच्छा ऐसा गाना चाहिए, हाँ तो ठीक है ना, आप 1 महीना बाद आइए, हम ऐसा गाना लिखेंगे। फिर 1 महीना बाद गए, फिर भी उनके पास कुछ नहीं। मैं जब किसी राइटर के पास बैठता था तो मैं उनको सिखलाने के चक्कर में मेरे पास ढेर सारा गाना हो गया। अब किसी दूसरे राइटर के पास मैं बैठा था, मैं बोलता ऐसा लिखिए ना कि तो हमारे श्री देवी, तो हमारे रेखा, तोरा ऐसा रूप हमें कहियो नहीं देखा, बन जाओ तो मोरी रानी हो रानी, तो हो हे माँ की नानी। और बताता था राइटर को, अब मेरे पास एक मुखड़ा आ गया। इसी तरह से आते आते मेरे पास इतने गाने आ गए, और वो राइटर सब आज तक नहीं लिख पाए, और मेरे पास इतने गाने आए कि मैंने प्यार का बुखार रिकॉर्ड किया और सुपर डुपर हिट हो गया। हमारा आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नए जनरेशन के लिए, एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए। आखिरी सवाल है सर, जब वो सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को देखा जाता है वो सब सक्सेस किसी एकदम मुकाम पर होते हैं, वहां पर वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उस बैलेंस को कैसे बनाएं? आपका सवाल जो है ना बहुत अच्छा है, सबसे अलग सवाल आप पूछ रहे हैं। इसका मतलब सही रूप से आपने होमवर्क किया है। सिर्फ आपका एक ही कॉमन सवाल था अश्लीलता वाला, बाकी सारा जितना भी सवाल है ना बिल्कुल आप अलग पूछ रहे हैं, और बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं कि जब आदमी सफल हो जाता है तो उसमें बैलेंस कैसे बनाता है। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि सफल, मैंने सुना है कि भगवान जो है जिसको पैदा करते हैं उसको एक मौका तो जरूर देते हैं। एक मौका जरूर देते हैं? हाँ, ऐसा मैंने सुना है, एक मौका जरूर देते हैं। जो उस मौके पर चौका मार दिया वो हिट हो गया, जो नहीं मार पाया वो आपके पास ऑफर आया लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कहीं से एक ऑफर आया कि अरे तुमको जाना है एकदम फलाना रिकॉर्डिंग में जाकर तुमको गाना है, और वो बोल दिया नहीं मेरा एग्जाम आने वाला है, तब एग्जाम में रह गया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई एग्जाम तो छोड़ दोगे तो अगले बार भी फिर एग्जाम आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑफर तुमको आज मिला है ये फिर कल मिलेगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो उस ऑफर को ठुकरा, अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि सब लोग एग्जाम छोड़ दो, मैंने आपको ये बैलेंस वहीं से बनाना पड़ता है कि एग्जाम महत्वपूर्ण है या वो जो ऑफर आया वो महत्वपूर्ण है।
जो महत्वपूर्ण उस पर सोच के समझ के डिसीजन लेना चाहिए। कई लोगों की आदत क्या होती है कि कोई काम देने आया, उसका काम सुना भी नहीं कि क्या देना, अपना ही बकना शुरू कर दिया। अरे आजकल तो इतना व्यस्त है, इतना प्रोग्राम है कि पूछो मत, सोने का टाइम नहीं मिलता। पता चले एकदम घर में सो रहा है, लेकिन उसके आने से पहले बोल दिया, वो जो सोच के आया कि मैं इसको प्रोग्राम दूंगा, वो दिया भी नहीं, चला गया वापस। तो इस तरह से आपके ऑफर जो आने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। मुंबई में लोगों से पूछिए अभी व्यस्त हो क्या, नहीं नहीं किधर, खाली बैठा हूं। मुंबई में कितना भी लोगों के पास काम होगा, कभी बोलेगा नहीं कि मेरे पास काम है, और हम लोग बक 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 करते रहते हैं। बिहारी लोग, इतना सा काम नहीं होता, अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्क का समझ लेता है। ये हम बिहारियों की आदत होती है भाई। बिहारी लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो है सो है, वो हम लोगों की कमी है कि हम थोड़े में बहुत ज्यादा अकबकाने लगते हैं। मुंबई में जाके सीख लेता है लोग कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आप अमिताभ बच्चन जी से भी नहीं मिल पाइएगा, अलग बात है, लेकिन अगर मिलिएगा तो ऐसे ही सुकून से बैठे रहेंगे। बल्कि इतना देर इंटरव्यू करते तो 3-4 बार आपको खाना चाय भी आ जाता, क्योंकि वो लोग इतना टाइम नहीं देंगे, अलग बात है, लेकिन टाइम देंगे तो भरपूर टाइम देंगे। मोदी जी को देखिए, मोदी जी से किसी ने पूछा कि आप घड़ी इधर पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना कि अगर ये ऐसे घड़ी पहनेंगे तो ऐसे देखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि मेरा इंसल्ट कर रहा है। तो ऐसे करके बात करते करते अपने देख भी लेते हैं, सामने वाले को एहसास भी नहीं होने देते हैं। एक प्रधानमंत्री इतना ध्यान देते हैं कि सामने वाले को एहसास नहीं हो कि हमारे पास बहुत व्यस्तता है। तो इन छोटी छोटी बातें हम लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए लोगों से कि जब आप किसी को टाइम दीजिए तो क्वालिटी टाइम दीजिए। अब आपका सवाल था कि बैलेंस कैसे बनाते हैं। मैंने इसलिए बैलेंस बनाया कि मैं कभी भी अंग प्रदेश में रहा नहीं। बचपन से मैं रांची में रहा हूं, तो रांची से मैं गाना करता था, इधर गाना खूब हिट है, सुपर हिट है, तो मैं सुन ही नहीं पाता था। अभी कोरोना की वजह से मैं अभी 1-1.5 साल तक घर में रहा, तो मैंने देखा घर में मेरे इधर बहुत गाने बज रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छा हुआ मैं कभी अंग प्रदेश में नहीं रहा। अगर मैं अपने अंग प्रदेश में रहता तो मुझे घमंड हो जाता कि मेरा गाना इतना बजता है। सब दिन दूर में रहा, उधर कोई गाना बजता ही नहीं। झारखंड में कम बजता था, तो कभी बॉम्बे में रहने लग गया तो बॉम्बे में भी कम बजता था। ऐसे बॉम्बे में पहले कम बजते थे, अब तो बॉम्बे में बजने लग गए भोजपुरी वगैरह गाने। तो इसलिए मैंने कभी सुना नहीं ज्यादा गाना, इसलिए शायद मुझे घमंड हुआ नहीं। दूसरी बात ये कलाकार की, हाँ मैंने वहां से जो शुरुआत किया था, मौका तो भगवान एक बार सबको देते हैं, उसको जो मेंटेन कर लिया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सफल होना ये बहुत मुश्किल नहीं है, सफलता को पचा लेना बहुत मुश्किल है। और जिसने इस सफलता को पचा लिया वो सदा सर्वदा सफल रहेगा। आप अमिताभ बच्चन जी से सीखिए, कभी भी उनको घमंड नहीं हुआ, कभी भी बैठते हैं तेरे को मेरे को बात नहीं करते हैं, हम करके बात करते हैं। हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, भारतीय फिल्म उद्योग बोलते हैं वो, क्योंकि भाई साहित्यकार के बच्चे रहे हैं और उनको घमंड छू नहीं पाया। अगर सच बोला जाए, आप कभी भी उनको नहीं देखेंगे कि ऐसे करके बैठा हुआ है। वो एक्टिंग करेंगे, अगर उसमें वो ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं तो ऐसे करके बैठेंगे। तो बैठने से लेके बात करने तक में जो शालीनता है वो अमिताभ बच्चन साहब से सीखिए, हमारे मोदी जी से सीखिए। छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो सफलता को पचाना ही तो बहुत बड़ी बात है। अगर सफलता आप नहीं पचा पाए तो फिर बेकार, वैसी सफलता का कोई मतलब नहीं है। और मैं जब किसी और के लिए मांगता हूं कुछ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि दूसरे के लिए क्या मांगते हैं, तो मैं भगवान से बोलता हूं, कभी कभी जाता हूं भगवान के पास, तो मैं बोलता हूं सफलता आप किसी को दीजिएगा ना तो तुरंत मत दीजिए, क्योंकि तुरंत सफलता दीजिएगा तो सफलता का महत्व नहीं समझ पाता है और अकड़ में आ जाता है। तो थोड़ा तड़पा के अगर सफलता देंगे तो उस सफलता का लोग महत्व समझ पाएगा। और सफलता को पचाना सीखना चाहिए आदमी को। जो नहीं सफलता पचा पाते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, नहीं है। सफलता में भी आप झुके हुए रहिए। आपको देख के कोई नहीं समझ पाए कि ये बहुत सफल व्यक्ति है। अगर देख के समझ गया तो फिर सफलता का कोई मतलब नहीं। जी।